नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्यधारिता का व्यंजक निकाला था, जो कि हमें क्या मिला था, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। थोड़े बहुत हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, जो कि आपको एक बढ़िया सा स्टेज दे रहा था कि किस तरह से आप संयोजन की धारिता का कैलकुलेट करते हो। आज हम लोग समांतर क्रम संयोजन के बारे में जानेंगे। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमारे पास 3 संधारित्र हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। सभी में पहली प्लेटें इस साइड हैं और दूसरी प्लेटें इस साइड, उसके अपोजिट है ना। तो अगर इसकी परिभाषा बनाना है तो हम ऐसा बना लें कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेटों को एक बिंदु ए से, जबकि द्वितीय प्लेटों को दूसरे बिंदु बी से जोड़ दें। फिर ए बिंदु को आवेश स्रोत से और बी बिंदु को पृथ्वीकृत कर दें। तो इस प्रकार के संधारित्रों के संयोजन को हम क्या बोल देंगे, समांतर क्रम संयोजन। तो परिभाषा इसकी ज़्यादा आसान थी पिछली वाली की अपेक्षा। तो आइए देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट ए बिंदु से, जबकि द्वितीय प्लेट को बी बिंदु से जोड़ दें, तथा ए बिंदु को आवेश स्रोत से जबकि बी बिंदु को पृथ्वीकृत कर दें, तो संधारित्रों का इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बड़ी ही सिंपल सी परिभाषा है इसकी। अच्छा, मज़ेदार बात यह है बच्चों कि जितनी सिंपल इसकी परिभाषा है उतनी सिंपल आपको डिराइवेशन भी इसका लगेगा। कल वाला भी डिराइवेशन आपको आसान लगा रहा होगा, ये भी और आसान लगेगा। और ये दोनों ही क्वेश्चन एक साथ 5 नंबर में आते हैं कि संधारित्रों के समांतर एवं श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो आइए समांतर क्रम संयोजन के बारे में एक विशेष बात जानते हैं। जैसे कल श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में भी विशेष बात थी कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, आवेश सभी संधारित्रों पर नियत रहता है। कैसे नियत रहता है, मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था। जबकि विभव बंट जाता है, और इसके लिए भी विशेष बात यही है कि इसमें विभव नियत रहेगा सभी संधारित्रों पर आवेश क्या होगा, बंट जाएगा। कैसे, देखिए जैसे Q आवेश यहाँ से चला है ना, ए बिंदु पर जब पहुँचेगा तो ए बिंदु पर 3 रास्ते हैं। अब आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है, अगर तीनों रास्तों पर बराबर आवेश Q ही चला गया तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका, Q धन Q धन Q बराबर 3Q, 3 गुना, जो कि संभव नहीं है, बाहर से तो आवेश आ नहीं रहा है। तो इसीलिए हम Q आवेश को ही 3 भागों में बांटते हैं, Q1 Q2 और Q3, जहाँ पे हम बता देते हैं कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q के बराबर होगा। ठीक ना, तभी ना आवेश संरक्षण का सिद्धांत होगा कि आवेश अगर बट रहा है, इसमें Q1 जा रहा है, इसमें Q2, इसमें Q3, तब तीनों का योग, यहाँ का योग इस आवेश के बराबर होगा, तभी तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा। इसीलिए यहाँ पे आवेश बटेगा। पर एक बात जान लीजिए कि जो विभव होता है, किसी भी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभव सदैव समान रहेगा। जैसे कि इसी परिपथ को देखिए, मान लीजिए इस वाली लाइन में एक कंडेंसर जुड़ा है, जबकि इस वाले में 1000 कंडेंसर आप जोड़कर वापस यहाँ जोड़ रहे हो। तो मज़ेदार बात ये होगी कि एक कंडेंसर का जो विभव आएगा वही 1000 कंडेंसरों का एक साथ का विभव आएगा। यानी कि ये कॉन्सेप्ट ये बनाइए कि किसी भी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच का विभव सदैव समान होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि इस संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में, सभी संधारित्रों का विभव क्या होगा, समान होगा, परंतु आवेश क्या होंगे, बंट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं, अगर ये तीनों संधारित्र जो जुड़े हुए हैं ये समान धारिता के हुए, तो जो आवेश आपका बटेगा वो तीनों बराबर भागों में बटेगा। यानी कि इस पर भी Q/3 जाएगा, इस पर भी Q/3 और इस पर भी Q/3। पर अगर इनकी धारिताएं असमान हुई तब अलग अलग आवेश जाएगा। उस कंडीशन में हम इसे Q1, Q2 और Q3 करेंगे।
तो ये जैसे जैसे न्यूमेरिकल आप लोग लगाओगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। तो चलिए अपने व्यंजक के डेराइवेशन में चलते हैं, उसके लिए अलग से चित्र बनाइए। हमने क्या किया है, 3 संधारित्र ले लिए हैं, C1, C2 और C3। इनकी ये धारिताएं हैं और इनको समांतर क्रम में जोड़ लिया है। देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ जोड़कर, दूसरी प्लेट को यहाँ से जोड़कर यहाँ से पृथ्वीकृत किया है और प्रथम प्लेट को आवेश स्रोत से जोड़ दिया है। जब हम इसे आवेश स्रोत से जोड़ेंगे, Q आवेश इसको देंगे, तो Q आवेश इस संयोजन के इस बिंदु पर आकर 3 अलग अलग भागों में बटेगा, Q1, Q2 और Q3। पर मज़ेदार बात आप ध्यान करिए कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत से तीनों Q1, Q2 और Q3 का योग किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर, है ना। अब देखिए, आवेश तो बटा, लेकिन हमने आपको पहले भी बता रखा है कि परिपथ के 2 बिंदुओं का बीच का विभव भी नियत रहता है, समान रहता है। तो इस संधारित्र का भी विभव भी हो जाएगा, इसका भी विभव भी हो जाएगा और इसका भी विभव कितना हो जाएगा, भी ही रहा आएगा। ठीक है, तो चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं। माना कि 3 संधारित्र जिसकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। जब इन्हें हम आवेश Q देते हैं तब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश अलग अलग हो जाएगा। Q1, Q2 तथा Q3 पहुंचता है ना। प्रत्येक संधारित्र को आवेश Q1, Q2 और Q3 मिलता है, जिससे इनके सिरों का विभवांतर, चूंकि समांतर क्रम है तो समान रहेगा, जिससे इनके सिरों का विभवांतर V हो जाता है। तब अगर प्रथम वाला बिंदु जो था उस पर हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट, ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, है ना। अगर आपको याद हो तो Q बराबर क्या होता था बच्चों, CV। संधारित्र के प्रथम ही कॉन्सेप्ट में ये आपको बताया गया था कि Q बराबर क्या होता है, CV। तो अगर Q बराबर CV है तो प्रथम संधारित्र को देखिए, इस पर आवेश क्या पहुंच रहा है आपका, Q1, धारिता C1 है और विभव क्या है, V। तो क्या हो जाएगा, Q1 बराबर C1 V1, सॉरी V1 नहीं V, Q1 बराबर C1 V। अच्छा, द्वितीय संधारित्र को देखिए, इस पर आवेश Q2 है, धारिता C2 है और इसका भी विभव क्या है, V। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V। तृतीय संधारित्र को देखिए, Q3 बराबर क्या हो जाएगा, C3 इंटू V, क्योंकि आपका आवेश क्या है, Q3 है, धारिता C3 है और विभव V ही है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि Q1 बराबर C1 V, Q2 बराबर C2 V और Q3 बराबर C3 V, और इसे हमने समीकरण सेकंड नाम दे दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो भी Q1, Q2 और Q3 का मान है उसे उठाकर हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो देखिए, Q1 की जगह पर हमने C1 भी लिख दिया, Q2 की जगह पर हमने C2 भी लिख दिया और Q3 की जगह पर C3 भी, और इधर LHS में हम Q ही रहने दिए हैं। तो हमारा क्या समीकरण आ गया अगला, Q बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी। देखिए तीनों जगह पर V है तो क्या V आप कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल, तो आप कॉमन ले लीजिए। एक चीज़ और, ये C1, C2, C3 हैं, मान लीजिए इनका जो भी धारिता है तो उस धारिता को अगर हम C मान लें, पूरे संयोजन की धारिता को हम क्या मान लें, C। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो धारिता यहाँ की C है, आवेश Q है और विभव क्या है, V है। तो इसीलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, धारिता C इंटू विभव V। तो वही यहाँ पे आगे आपको लिख दिया गया है कि यदि परिपथ की कुल धारिता C हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। तो पहले वाले समीकरण में जहाँ पर Q था वहाँ पे हम क्या रख देंगे, CV, और V को दूसरे RHS में कॉमन ले लिए, तो V कॉमन आने के बाद क्या बचा, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इस विभव को तिर्यक गुणा करके अगर बटे में ले जाते हैं तो V से V क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तब C बराबर आपका क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यही है समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक।
और मज़ेदार बात देखिए कि समांतर क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र जुड़े होंगे सभी के सिंपल योग के बराबर तुल्य धारिता होती है। यानी कि अगर हम आपको दे दें कि 2 और 3 माइक्रोफैराड के या 2 या 3 फैराड के दो संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इनकी तुल्य धारिता बताइए, तो सिंपल दोनों के योग के बराबर 2 धन 3 बराबर 5 फैराड। तो यही मैं आपको पहले ही बता रहा था कि समांतर आपको ज़्यादा आसान लगेगा, श्रेणी में चूंकि व्युत्क्रम करके जोड़ना पड़ता है तो एलसीएम वगैरह लेना थोड़ा सा आपको मतलब बोरिंग लगेगा वो, लेकिन ये तो बहुत जल्दी आएगा। यहाँ पे रुक के आपको बताऊंगा। आप लोगों को ध्यान होगा 11th में मैं आपको स्प्रिंगों का संयोजन बताया था, वो भी 2 प्रकार से थी, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। याद करिए जब सरल लोलक वाला पोर्शन, दोलन वाला पोर्शन चल रहा था तो वहाँ पे आपको ये बताया गया था। तो एक तो संयोजन आप 11th में कर आए हो, दूसरा संयोजन आपको यहाँ मिला संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन, तीसरा जो संयोजन है वो इसी के अगले यूनिट में प्रतिरोधों का संयोजन है बच्चों, ठीक है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका कॉइल आएगा, कुंडलियाँ आएंगी, फिर कुंडलियों का संयोजन मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ भी आप जाएंगे तो भाई ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि किसी परिपथ में मान लीजिए 120 ओम का प्रतिरोध लगेगा या 120 फैराड का कंडेंसर लगेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक मैकेनिक हो तो आपके पास या इंजीनियर हो तो आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल रहें। और जब नहीं अवेलेबल है तो आपको जुगाड़ करके 2 या 2 से अधिक को आपस में जोड़ करके वो मान आपको प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। और इसके लिए संयोजन लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंटों में किया जा सकता है, संयोजन आपसे बनना आवश्यक होता है। तो इसीलिए संयोजन का बहुत ज़्यादा महत्व है और संयोजन कई बार आप पढ़ोगे, सेम टू सेम डिराइवेशन रहा करेंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर रहा करेगा उस कंपोनेंट के प्रॉस्पेक्टस में, तो इसलिए इसे आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, कई बार आपको आना है ना। चलिए आगे देखते हैं। शायद मेरा एक कंडेंसर गायब हो गया बच्चों, मैं जल्दी से बना दे रहा हूँ आप लोगों के सामने ही। क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है बेटा कि 2 संधारित्र हैं आपके पास, एक की धारिता C है और दूसरे की भी धारिता क्या है, C। तो अगर हम इसे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो इसकी तुल्य धारिता कितनी आएगी। तो भाई समांतर क्रम में अभी आपको मैंने बताया कि सिंपल है, जितनी भी धारिताएं आपको दी रहे हैं सभी धारिताओं को जोड़ लो, वही आपकी क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता। क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 एज इट इज, जितने भी संधारित्र हों C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6, जितने भी आपके पास हों संधारित्र। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही संधारित्र हैं, तो इसके लिए जो व्यंजक आपका बनेगा वो क्या बचेगा, C बराबर C1 प्लस C2, और C1 की वैल्यू भी आपको C दी गई है देखिए यहाँ पे, और C2 की वैल्यू भी क्या है, C है। तो कुल धारिता C बराबर C प्लस C इक्वल टू 2C, है ना। अब अगर 2 फैराड के दिए होते तो 2 धन 2 बराबर 4, 2 और 3 के दिए होते तो 2 धन 3 बराबर 5, 4 के दिए होते तो 4 4 8, मतलब जैसा भी दिए हों तो केवल आप उसको सिंपली जोड़ दो, वही आपकी तुल्य धारिता होगी। किस संयोजन में, समांतर में। जबकि श्रेणी में आपको क्या करना पड़ेगा, उन धारिताओं का व्युत्क्रम करके जोड़ोगे और जोड़ जो भी आएगा उसका व्युत्क्रम कर दोगे, वही आपकी क्या होगी, धारिता। उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। तो ये तो बेसिक बातें थी, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल मैं नहीं करवा रहा हूँ आपको, मैं वो अब क्वेश्चन करवा रहा हूँ जैसा क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है, कई बार आया है। और इसका उल्टा भी आता है, जैसे मैं अभी आपको 3 संधारित्र जोड़ के दे दूंगा, फिर बोलूँगी इसकी तुल्य धारिता बताइए। परीक्षा में कैसा दे सकता है कि 3 संधारित्रों के मान आपको दे देगा और पूछ लेगा कि इसे किस प्रकार से जोड़ें ताकि धारिता हमें इतनी मिल जाए। तो उसको भी करना मैं आपको सिखाता हूँ। चलते हैं क्रम से अब मेनली कोर्स वाले क्वेश्चनों में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि निम्न परिपथों की तुल्य धारिता बताइए। तो जो पहला परिपथ मैंने बना रखा है, देखिए आपको चित्र में दिख रहा होगा ध्यान से, मैंने 2 संधारित्र 2 फैराड के ऐसे जोड़ लिया है, उसके बाद 1 फैराड का उसके सामने जोड़ लिया है।
इन सवालों को हम हल कैसे करें? इसके लिए बेटा, चूंकि मैं ये मानता हूँ कि ये परिपथ वाला पहला सवाल है आपका संयोजन में तुल्य धारिता निकालने वाला, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी कभी आप परिपथ देखोगे तो आप परिपथ के छोटे से छोटे भाग को ढूंढने जाओ। ये तो बेसिक परिपथ है, काफ़ी बड़े परिपथ भी हो सकते हैं, है ना। तो छोटे से छोटा भाग यानी कि जिसको सबसे सरल से हम कैलकुलेट करके आसानी से धारिता निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपके दिमाग में आए कि ये C2 जिसे हमने लिखा, देखिए इसे हमने C1 लिख दिया है, इसे C2 लिख दिया है और इसे C3। तो पहले मान लीजिए हम भाई दो दो का निकालें तो जल्दी होगा। तो दो दो का जब निकालना है, हमारे पास 3 है, तो पहले मान लीजिए अगर हम ये सोच लें कि इन दोनों का निकालें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम इन दोनों की धारिता तुल्य धारिता निकालने जाएंगे तो आवेश आएगा तो यहाँ से दो भागों में बटेगा, आधा इधर जाएगा आधा इधर, इनके अनुपात के आधार पर धारिताओं के। तो आधा आधा आवेश आके दोनों यहाँ पे वापस जुड़ेगा, तो फिर यहाँ से पूरा आवेश जाएगा। तो इससे ज़्यादा आवेश जा रहा है पूरा पूरा आवेश, और इनसे कम कम आवेश जा रहा है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उन संधारित्रों की धारिताएं पहले निकाल लें जिन पर आवेश लगभग लगभग एक बराबर या एक अनुपात का हो। तो चूंकि मुख्य आवेश आकर यहाँ से दो भागों में बट रहा था, तो दो भागों का अनुपात लगभग लगभग वही होगा जो धारिताओं का होगा। तो हम पहले इस छोटे भाग को इसको बनाते हैं, C1 और C2 का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो C1 और C2 किस क्रम में दिख रहे हैं बच्चों आपको? समांतर क्रम में। ध्यान से देखिए, ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है, तो हमने नीचे लिख दिया है क्योंकि C1 और C2 किस में है? समांतर क्रम में, इसलिए इन दोनों की तुल्य धारिताएं कितनी आ जाएंगी? दोनों के योग के बराबर। तो 2 धन 2 बराबर 4 फैराड, यानी कि इन दोनों की तुल्य धारिता क्या हो गई है? 4 फैराड। कि अगर इन दोनों कंडेंसर को हम हटा भी दें तो यहाँ इस जगह की टोटल धारिता हमारी क्या आ जाएगी? 4 फैराड। तो हम इसका एक तुल्य परिपथ आगे बनाते हैं आपको समझाने के लिए। तो इनकी जगह पर हम क्या लगा देंगे? इन दोनों की तुल्य धारिता के बराबर यानी 4 फैराड का, और उसके साथ किसको जोड़ देंगे? इसे जोड़ देंगे 1 फैराड के कंडेंसर को। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 फैराड जोड़ दिया, यहाँ पे 1 फैराड, ये उसका तुल्य परिपथ हो गया। अब ये 4 फैराड और 1 फैराड किस में है? श्रेणी क्रम में। और दो संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में हो और अलग अलग मान के हों तो हम तुल्य धारिता कैसे निकालते थे? C1 C2 बटे C1 प्लस C2, यानी कि इन दोनों का गुणा करके अंश में रख लें और इन दोनों को जोड़ के हर में रख लें, वही हमारी धारिता हो जाएगी। तो C1 C2 बराबर C बराबर 4 गुणे 1 बटे 4 धन 1, 4 1 कम 4, 4 1 5, तो 4 बटे 5 फैराड। ठीक है, उम्मीद है कि आपसे ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिया हूँ इसके बाद, इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको 2-2 फैराड के 4 कैपेसिटर दिख रहे हैं जिन्हें इस परिपथ में हमने जोड़ा है। तो आइए इसकी धारिता निकालने चलते हैं। अब इसमें यूनिट बनाना ढूंढिए। अगर हम ये सोच लें कि इन दोनों का पहले समांतर क्रम में निकाल दें, फिर इन दोनों का समांतर क्रम में निकाल दें, फिर दोनों का श्रेणी क्रम में निकाल दें, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चालक बीच में नहीं जुड़ा है आपस में, तो आवेश इस दिशा में आएगा ही नहीं, है ना। आवेश कैसा जा रहा है? यहाँ से ऐसा डायरेक्ट इधर की ओर, और यहाँ से भी ऐसा डायरेक्ट इधर की ओर। बीच की लाइनें आप लोग मत बनाइएगा, बीच में कंडेंसर नहीं जुड़ा होता है, ये गलती से हमारा आ गया है, उसे हम बाद में सुधारेंगे। अभी आप लोग इसको समझिए। समझ में आई बात? तो हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं, जो पिछली बार कॉन्सेप्ट हमने आवेश के अनुपात के आधार पर बनाया था, आप ऐसा बना लो, जैसा जैसा आवेश जा रहा है तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश के गति के आधार पर हम तुल्य धारिताएं निकालते चले जाएं, वही हमारी क्या हो जाती है? तुल्य धारिता आ जाती है। तो देखिए, आवेश आएगा और बटेगा तो यहाँ से जाएगा, तो पहले इन दोनों का हम तुल्य धारिता निकाल लें, फिर दूसरा आवेश का भाग यहाँ से जाएगा तो इन दोनों की तुल्य धारिता निकाल लें, और इन दोनों की जो तुल्य धारिता हो वहाँ एक जगह पर एक कंडेंसर जोड़ लें, और इन दोनों की जितनी धारिता आए दूसरी जगह पर उतना कंडेंसर जोड़ के हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये दोनों किस में है? आपके ऊपर वाले दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में समान मान के संधारित्र हैं,
तो याद करिए, जब समान मान के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते थे तो हम कैसे धारिता निकालते थे? धारिता C बराबर एक संधारित्र की धारिता बटे संधारित्रों की संख्या। तो एक संधारित्र की धारिता कितनी है? 2 फैराड, तो 2 को हमने अंश में लिख लिया, और संधारित्रों की संख्या कितनी है? 2, तो 2 को हमने बटे में भी लिख लिया। तो 2 से 2 कट गया तो कितना बचा? 1 फैराड। यानी कि ऊपर वाले लाइन का धारिता कितनी आ जाएगी? 1 फैराड। सेम टू सेम नीचे वाले में भी 2-2 फैराड के 2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसी विधि से जब हम निकालेंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा? 1 फैराड। तो हमारा जो तुल्य परिपथ बनेगा वो नीचे वाले चित्र के अनुसार बन जाएगा कि 2 संधारित्र आपके समांतर क्रम में होंगे, ऊपर वाली लाइन का में धारिता जो है वो 1 फैराड की है और नीचे वाली लाइन में कितना है? 1 फैराड की। अब 1 फैराड और 1 फैराड के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं आपके, और समांतर क्रम में धारिता कैसे निकालते हो? सभी संधारित्रों के योग के बराबर, इसीलिए 1 धन 1 बराबर 2 फैराड। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज़ें, है ना? तो अब देखिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे और हाई लेवल की न्यूमेरिकल बताते गया तो कुछ बच्चे तो समझेंगे और कुछ बच्चे ना भी समझ पाएंगे। और ये चीज़ जानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि मैं क्या करता हूँ कि एक होमवर्क दे देता हूँ, है ना? उस होमवर्क के आधार पर आप मुझे कैलकुलेट करके देते हैं। तो कल का जो छोटा सा होमवर्क था उसमें कई बच्चे आंसर मुझे भेजे हैं, अमन, श्रेया और उपमा, लोग कंटिन्यूसली ये लोग भेज रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो आज का भी होमवर्क आप तुरंत मुझे भेजिए, तब मुझे स्पष्ट होगा कि हाँ आप यहाँ तक धारिता निकालने में सक्षम हो गए हैं, तब मैं आपको और भी हाई लेवल के परिपथ दूंगा। क्रम से बढ़ते हैं अपन। अगर मैं यहीं पर आपको एक पिरामिड बना के कंडेंसर जोड़ कर दे दूं तो शायद आप बिल्कुल भी कैलकुलेट ना कर पाओगे। या कि एक व्हेटस्टोन ब्रिज यानी कि एक चतुर्भुज ले लूं, उसके चारों भुजाओं में एक एक कंडेंसर जोड़ दूं, चाहो तो आप बना के इसको कैलकुलेट करके देखना कर पाते हो कि नहीं। एक चतुर्भुज लीजिए, उसके चारों भुजाओं में एक एक संधारित्र जोड़ दीजिए, मान लीजिए इनकी धारिताएँ C हैं, और इसके एक विकर्ण यानी कि चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण को जोड़िए और बीच में वहाँ भी एक C कंडेंसर जोड़ दीजिए, और दूसरे वाले विकर्ण से बाहर की ओर लाइनें खींच लीजिए और इन बाहर लाइन को एक को आवेश स्रोत से जोड़ दीजिए और दूसरे को पृथ्वीकृत कर दीजिए। तो ये जो व्यवस्था बन रही है, ये जो परिपथ बन रहा है, इसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। तो अगर हम इसको तुरंत जस्ट इतना बताने के बाद आपको व्हीटस्टोन सेतु दे दें तो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे, मुझे मालूम है। तो उसको अच्छे से समझने हेतु क्या होता है कि हम क्रमानुसार स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी के अनुसार ऊपर की ओर चढ़े। तो ये अभी बेसिक परिपथ चल रहे हैं बेटा, और लगभग यही परिपथ आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं जो अभी चल रहे हैं 12वीं बोर्ड में। फिर जो हाई लेवल के परिपथ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो आपके जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज तक का जो भी परिपथ होगा इससे सरल या इसके बराबर तक का होगा, वो बोर्ड में पूछा जाता है। और इससे जो क्लीसिएट कठिन या जटिल परिपथ आएंगे वो 12वीं बोर्ड में ना पूछकर कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। तो अगर उनको भी समझना है या व्हीटस्टोन ब्रिज को भी समझना है तो बेसिक पहले हमें होमवर्क करना ही करना पड़ेगा। तो आज के लिए आपके लिए एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ। देखिए परिपथ आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पे 2-2 फैराड के 2 कंडेंसर आपको किस में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में। फिर उनके साथ एक फैराड का श्रेणी क्रम में, फिर उनके साथ श्रेणी क्रम में 2-2 फैराड के 2 कंडेंसरों को समांतर क्रम में जोड़ के हमने रख दिया है। तो अगर इसकी धारिता निकालनी होगी तो इसका स्टेप बड़ा ही आसान रहेगा आपके लिए। 2-2 फैराड के 2 कंडेंसरों का पहले आप लोग समांतर क्रम में निकाल लीजिए, फिर 1 फैराड का उसके श्रेणी क्रम में रख लीजिए, फिर इन दोनों का समांतर क्रम में निकाल कर श्रेणी क्रम में इन तीनों को रख दीजिए जितना भी आए। इसका अलग रख दीजिए कंडेंसर बना के, इसका अलग रख दीजिए और इसका अलग, और तीनों को जोड़ लीजिए परिपथ में। अब तीनों कंडेंसर आपके किस में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में बड़े आसानी से व्युत्क्रम करके इन तीनों का निकाल लोगे आप लोग।
एग्जाम्पल के तौर पर इन दोनों का तुल्य धारिता कितनी होगी, 2 2 4, इसकी भी 4। अब 4 फैराड का, 1 फैराड का और 4 फैराड का 3 कंडेंसर आपके किस में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो इसकी तुल्य धारिता 1/c बराबर 1/4 धन 1/1 धन 1/4। एलसीएम लेके आप कैलकुलेट करके व्युत्क्रम कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। मैं हिंट इसलिए दे देता हूँ कि आप लोग, अच्छा इसका होमवर्क आप जितना जल्दी ग्रुप में भेजोगे, मुझे 3 आंसर मिलते ही मैं ग्रुप में ही कुछ परिपथ और डालूंगा आप लोगों के लिए, अच्छे परिपथ जिसे सरल रहेंगे, जिसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखते हैं कितना ज़्यादा आप कैलकुलेट करते हो और कितना ज़्यादा आप आंसर भेजते हो, उतना ज़्यादा मैं क्वेश्चन आपको इसके सॉल्व ग्रुप में करवाऊंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, जल्दी से आंसर भेजिए। धन्यवाद।